हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। हम पढ़ रहे थे जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। हमने ऑलरेडी सेंसरी मोटर स्टेज को कवर कर लिया है। आज हम प्री ऑपरेशनल स्टेज पढ़ेंगे और इसका जो एज ग्रुप है वो 2 से 7 साल तक के बच्चों का होता है। सो हम पहले सबसे पहले तो ये जानेंगे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है उसका नाम प्री ऑपरेशनल स्टेज है क्यों। प्री मीन्स होता है बिफोर। ओके। सो प्री जो होता है, प्री इसका मतलब होता है बिफोर एंड ऑपरेशन होता है लॉजिकल थिंकिंग। सो ये जो स्टेज है वो लॉजिकल थिंकिंग इस डेवलप होने से पहले की स्टेज है। इसलिए इस स्टेज को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेज तक बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही होती है। मेंटल ऑपरेशन जो है वो डेवलप नहीं हुआ होता है। बच्चे थिंक लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। ओके। सो अब जो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसके 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज एंड सेकंड होता है इंट्यूटिव स्टेज। जो सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज है वो 2 से 4 साल तक के इसमें एज ग्रुप के बच्चे आते हैं। इंट्यूटिव स्टेज जो होता है उसमें 4 से 7 साल के स्टेज के बच्चे आते हैं। ठीक। सो अब हम ये जानेंगे कि सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज जो है उसे सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज कहा क्यों जाता है। इस स्टेज में बच्चे सिंबल्स का यूज करते हैं और सिंबल्स का यूज करके अपनी बातें कन्वे करते हैं। इसलिए इस स्टेज को वो सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज कहा जाता है। ओके। सो सिंबल्स का यूज करते हैं मतलब ये है कि बच्चे क्या करते हैं, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि अम, वो कभी कभी कुछ ले लेते हैं, कुछ फ्रूट्स ले लिया, जैसे बनाना ले लिया उन्होंने और उसको फ़ोन की तरह वो यूज़ करते हैं, बात करते हैं। तो वो सिम्बल्स की तरह फ़ोन की तरह बात कर रहे हैं, सिम्बल्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इसे सिंबॉलिक स्टेज कहा जाता है। वो कभी-कभी बच्चों को आपने देखा होगा कि वो ब्लैंकेट ऐसे बाँध लेते हैं और फिर उन्हें लगता है कि वो भी उड़ रहे हैं, जैसे कि इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं। इसलिए इस स्टेज को सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज कहा जाता है। अब इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इस स्टेज में सिंबॉलिक थिंकिंग रहती है, क्योंकि वो सिम्बल्स के थ्रू ही अपनी बातों को कन्वे करते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये जो स्टेज है वो रैपिड डेवलपमेंट इसमें सॉरी इसमें जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो बहुत ही रैपिड होता है। एंड इसे इसे प्रिटेंडेंट प्ले भी कहते हैं, क्योंकि वो समटाइम्स वो दिखाने की कोशिश करते हैं, हाँ, हम खेल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। वो ऐसे सबको दिखाकर ही कर रहे होते हैं, इसलिए इसे प्रिटेंडेंट प्ले भी कहा जाता है। इगोसेंट्रिज्म जो है इसमें बिगिन होता है, अभी जो शुरुआत ही होती है सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज में। आगे हम पढ़ेंगे कि इगोसेंट्रिज्म क्या है। देन चाइल्ड एक्सप्रेस थॉट्स थ्रू इमेजेस एंड वर्ड्स। तो अपने बात को वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इमेज के थ्रू और वर्ड्स के थ्रू। ओके। ये जो स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि इसमें बच्चों की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हुई होती है। इसलिए इसे एक तो फिर वो कैसे बातें करते हैं, वो इलॉजिकल बातें करते हैं। तो इलॉजिकल को जो स्टेज है उसे उसका जो मतलब फॉर्मल वर्ड में हम इसे बोलते हैं ट्रांजक्टिव रीजनिंग। तो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग जो होता है इसका मतलब ये है कि बच्चे इसमें ये सोचते हैं कि हमने खाना नहीं खाया इसलिए हम बीमार पड़ गए, या फिर मैंने बारिश के बारे में सोचा तो इसलिए बारिश हो गई। ओके। तो उनकी इलॉजिकल थिंकिंग हो रही होती है इस टाइम पे। ओके। देन आता है ईगोसेंट्रिज्म। ओके। ईगोसेंट्रिज्म जो है इसमें क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि जो वो चीजें देख रहा है, ठीक है, जो वो चीजें समझ रहा है बाकी सब लोग भी वैसे ही सेम समझ रहे हैं। चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड अदर पर्सपेक्टिव। वो किसी और का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, और उसे लगता है चाइल्ड बिलीव्स एवरीवन सी दैट व्हाट दे सी। ये जैसे कि इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि इस लड़की को लग रहा है क्या, इस लड़की को लग रहा है कि सब लोग यही चीजें, जैसे कि ये इससे बात कर रही, इसके बारे में सोच रही है, तो सब ऐसे ही कर रहे होंगे। या फिर ये बच्चा जो है वो यहाँ से माउंटेन को देख रहा है, इस माउंटेन को ये उसको नजर आ रहा है सामने, तो उसे लगता है कि सबको यही माउंटेन ही नजर आ रहा होगा, सब यही देख रहे होंगे, कुछ कोई भी अलग नहीं देख रहा होगा। तो इस ईगोसेंट्रिज्म स्टेज जो होता है इसमें बच्चे को यही लगता है कि जो चीजें वो फील कर रहा है, जो चीजें वो देख रहा है, उसका जो पर्सपेक्टिव है वही सबका पर्सपेक्टिव है। ओके।
सो नाउ एनिमिज्म। तो एनिमिज्म जो होता है इसमें चाइल्ड बिलीव्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैव लाइफ। ओके, सो इसमें बच्चे को ये लगता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसमें भी जान होता है। तो उन्हें क्या लगता है कि जैसे कि उन्होंने ये टेडी, जैसे इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि ये टेडी बियर ले लिया, तो इस लड़की को लग रहा है कि ये आर यू फीलिंग सैड, कि टेडी सैड है, दुखी है ना? तो अगर तुम सैड हो तो मैं भी सैड हूँ। ये बच्चे को ये लगने लगता है कि जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों को वो क्या करते हैं, टेडी बियर ले लेते हैं, उसे खिलाते हैं, उसे सुलाते हैं। जैसे-जैसे उनके पेरेंट्स उनके साथ बिहेव करते हैं, उनको सुलाना, उनको खिलाना, उनको प्यार करना, वैसे ही बच्चे क्या करते हैं, वैसे ही बच्चे भी टेडी के साथ में प्यार करते हैं, वैसे उनको ट्रीट करते हैं। तो इस स्टेज में अभी उनको ये लगता है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, उनमें भी जान होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को चलते-चलते चोट लग गया, अगर उन्हें वॉल से लग गया या फिर उन्हें फर्श से लग गया चोट, तो वो क्या बोलते हैं अपने पेरेंट्स को? वो बोलते हैं कि हमें इस दीवार ने मारा है, हमें फर्श से चोट लग गया। तो पेरेंट्स जब तक उनको मारते हैं, जब फर्श पे से मारते हैं, तब उनको लगता है हाँ, हाँ, अब उसको भी चोट लग गया, तो वो शांत हो जाते हैं। तो एनिमिज़्म आई होप आप लोग समझ आ गया आप लोगों को। देन आता है इंट्यूटिव थॉट। इंट्यूटिव थॉट स्टेज जो है वो 4 से 7 साल की स्टेज है, लेकिन इसमें भी बच्चे की जो रीजनिंग है वो डेवलप नहीं हुई होती है, उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई होती है, ठीक है? वो पहले से ज्यादा सोचते हैं लेकिन लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं। उनकी जो रीजनिंग होती है इंट्यूटिव होती है, इसलिए इस स्टेज को इंट्यूटिव स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में भी उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई होती है। तो वो बहुत सारे मतलब क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, और जो कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। व्हाई, जैसे कि स्काई क्यों बना, स्काई का जो रंग है वो ब्लू क्यों है, या फिर बहुत सारे मतलब इलॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, पर उन्हें लगता है कि वो सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, नाउ सेंट्रेशन। तो सेंट्रेशन को अब हम समझते हैं। तो सेंट्रेशन का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता है, ठीक है? वो क्या करता है, अगर दो ग्लास है यहाँ पे, मान लीजिए एक ग्लास है, एक ग्लास ऐसे बहुत ही चौड़ा है और एक ग्लास ऐसे लंबा है, ऐसे है। तो अगर हम पूछेंगे उनसे कि बताओ और पानी हमने सेम, तो हम उनसे पूछेंगे बताओ कौन से ग्लास में ज्यादा पानी होगा, क्यों? तो वो बोलेंगे कि वो बोलेंगे कि इस ग्लास में ज्यादा पानी है। अगर हमने उनके सामने ही, अगर इसमें हमने पानी, दोनों में सेम पानी डाला हमने, तब भी वो बोलेंगे क्या कि इस ग्लास में ज्यादा पानी है। तो उनसे पूछा जाएगा अगर कि क्यों, तो बोलेंगे कि क्योंकि ये लंबा ग्लास है, ये टॉल ग्लास है, इसलिए इसमें ज्यादा पानी होगा। तो वो ये चीज नहीं ध्यान देते हैं कि जो ये ग्लास है ये चौड़ा ज़्यादा है, इसलिए इसमें पानी सेम हो सकता है, इसमें भी पानी ज़्यादा हो सकता है। तो उनको ये लगता है कि नहीं, ये लंबा है, वो सिर्फ लंबाई पे इस पे ध्यान देते हैं, उनको ये लगता है कि इसमें ज़्यादा पानी होगा। अब इस स्टेज को, इसको हम लैक ऑफ कंजर्वेशन भी कहते हैं, जो हम आगे समझते हैं। ओके, सो इसे लैक ऑफ कंजर्वेशन भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा के हमने हमने क्या किया, 2 ग्लास लिया, एक लिया लंबा ग्लास, एक, ओके, और एक लिया हमने ऐसे चौड़ा ग्लास। तो हमने सेम वाटर दोनों ही ग्लास में डाला और उनके सामने ही डाला। तब उनसे पूछा कि बताओ कौन से ग्लास में ज्यादा पानी है, विच ग्लास हैज मोर वाटर। तो वो बोलते हैं कि इस ग्लास में ज्यादा पानी है। तो उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि क्योंकि ये लंबा है इसलिए इसमें ज्यादा पानी है। तो वो चाइल्ड मतलब डोंट अंडरस्टैंड, चाइल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी रिमेन द सेम। ओके, उनको ये नहीं समझ आता कि जो क्वांटिटी है वो सेम रहता है, चाहे आप चाहे आप पानी को इसमें इस ग्लास में डालो या इस ग्लास में डालो, ठीक है? अगर आप सेम वाटर को चाहे इस ग्लास में, ऐसे चौड़े ग्लास में डालो या इस लंबे ग्लास में डालो या किसी भी बर्तन में डालो, पर क्वांटिटी तो सेम रहेगा ना। तो उन्हें लगता है कि नहीं, इस ग्लास में पानी ज्यादा है, तो इसलिए लेक ऑफ कंजर्वेशन की स्थिति होती है। ओके एवरीवन, सो अब हम समझते हैं इरिवर्सिबिलिटी। ओके, सो इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो चाइल्ड है वो ए से बी पर तो जा सकता है, पर बी से ए पर नहीं आ सकता। अगर हम उसे बोलते हैं 3 और 5 कितने होते हैं, तो वो बता देगा कि 8 होता है। लेकिन हम अगर उसे बोलें कि 8 और 3 कितना होता है, तो वो नहीं बता पाता है कि 8 होता है। ओके, तो इसका मतलब इसको हम एक और एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए ये एक घर है, ठीक है? ये एक स्टूडेंट का घर है और उसका स्कूल
उसका स्कूल है इधर। तो बच ये उसका स्कूल है। अब बच्चा जो है वो स्कूल, हाँ, तो बच्चा रोज स्कूल जो है बस से जाता है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसकी बस छूट जाती है, तो उसे पैदल लेकर जाया जाता है। जब वो पैदल स्कूल जाता है, तो उसे रास्ता याद हो जाता है अपने स्कूल का, तो उसे बोला जाता है, तुम्हें रास्ता याद हो गया? तो बोलता है हाँ, तो उसे बोला जाता है कि ठीक है, आप अपने घर फिर आ जाना वापस उसी रास्ते से। तो वो बोलता है नहीं, मैं घर से स्कूल तो आ सकता हूँ, पर स्कूल से घर वापस नहीं जा सकता हूँ, ये मुझे रास्ता याद नहीं। तो इसे ही कहा जाता है इरिवर्सिबिलिटी, क्योंकि बच्चे को वो मतलब स्कूल से घर की रास्ता तो पता है, पर घर से स्कूल घर से स्कूल का रास्ता तो पता है, पर स्कूल से घर का रास्ता उसे नहीं पता। उसको समझने में मुश्किल आता है, उसे लगता है कि नहीं, वो नहीं समझ पाया। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ आया है कि इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है। वो ए से बी पर जा सकता है, पर उसे बी से ए पर आने कहा जाता है, तो उसे वो समझ नहीं आता है। तो इस स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, बच्चे की रिवर्सिबिलिटी जो है वो डेवलप नहीं हुई होती है। ओके, सो अब हम आते हैं, पढ़ते हैं इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन। इस स्टेज को पढ़ के एक टीचर को समझना चाहिए कि उसको कैसे अपने क्लास को मैनेज करना है, इस स्टेज के बच्चे को कैसे पढ़ाना है। तो टीचर को विजुअल एड्स, चार्ट, पिक्चर्स, मॉडल्स, इन सब का ज्यादा यूज करना चाहिए, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ आए, क्योंकि सिंबॉलिक फंक्शन होता है इसमें। सिंबॉलिक मतलब सिंबल्स के थ्रू बच्चे समझते हैं, सिंबल के थ्रू और वो बातें करते हैं, उनकी थिंकिंग डेवलप इस तरह से होती है। तो इसलिए चार्ट्स, पिक्चर्स का यूज़ करना चाहिए, हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराना चाहिए, मतलब बच्चों को कर कर सिखाना पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कि बच्चे खुद से करें, खुद से अगर कोई भी चीज़ करते हैं, अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बच्चों को समझ ज़्यादा अच्छे से आता है। ओके, स्टोरी टेलिंग एंड रोल प्ले करना चाहिए। टीचर्स को स्टोरी टेलिंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाना चाहिए और रोल प्ले भी कराना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इस स्टेज में बच्चों की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्या लॉजिकल थिंकिंग ही डेवलप नहीं है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैसे कर सकते हैं? तो अवॉइड करना चाहिए टीचर को कि ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाने से। इंकरेज करना चाहिए ग्रुप इंटरेक्शन को, अगर ग्रुप में पढ़ाएं और ग्रुप इंटरेक्शन अच्छे से हो, क्योंकि इंटरेक्शन से बच्चा अच्छे से सीखता है, तो इस चीज को इंकरेज करना चाहिए। और उनसे बहुत ही सिंपल एंड क्लियर क्वेश्चन पूछना चाहिए। ओके, अगर कभी क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ आया हो। इससे पहले मैंने सेंसरी मोटर स्टेज को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, और मैंने एसिमिलेशन, एकोमोडेशन स्कीमा को भी बहुत ही डिटेल में समझाया है। और सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। आप जाइए, वीडियो देखिए, और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और कोई भी दिक्कत आए आपको, कहीं भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को पसंद आए। अब मेरा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।